आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसे हम कहते हैं इस्चेमिक ब्रेन डैमेज। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इस्चेमिक ब्रेन डैमेज। तो इस्चेमिक ब्रेन डैमेज इसका मतलब क्या होता है? तो इस्चेमिया यानी कि हमने जैसे हार्ट में भी देखा था कि इस्चेमिया या फिर इस्चेमिक मतलब डिक्रीज इन दी ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से या फिर वहां पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जो मसल्स होता है, जो टिश्यूज होते हैं, वहां पे अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या होता है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ठीक से नहीं पहुंचता और उसकी वजह से वो टिश्यू या फिर वो ऑर्गन या सेल जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता और इस कंडीशन को हम कहते हैं इस्चेमिया या फिर हम कह सकते हैं इस्चेमिक। तो इस्चेमिया अगर ब्रेन में होता है यानी कि ब्रेन में अगर किसी तरह का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्रेन को नहीं मिल पाता, तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे इस्चेमिक ब्रेन डैमेज। क्या कहेंगे? इस्चेमिक ब्रेन डैमेज। तो इस्चेमिक ब्रेन डैमेज क्या होता है? तो इस्चेमिक ब्रेन डैमेज होता है कि जब भी ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो ब्रेन में वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाया, तो उसकी वजह से जो कंडीशन हमें देखने मिलता है उसे हम कहते हैं इस्चेमिक ब्रेन डैमेज। ब्रेन रिक्वायर्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 एंड ग्लूकोज टू सस्टेन एरोबिक मेटाबॉलिज्म बाय क्रेब्स साइकिल। तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन होता है जहां पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए क्रेब्स साइकिल के थ्रू। तो क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा है हमने। तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म है, उसे सस्टेन करने के लिए ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत होती है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ट्रैवल करता है ब्लड के थ्रू। तो अगर ब्लड बंद हो जाता है जाना किसी भी कारण की वजह से, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो होता है वो भी स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाएगा और हम उसे कहेंगे इस्चेमिक ब्रेन डैमेज। तो वहां पे ब्रेन का वो पार्ट है वो डैमेज हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे इस्चेमिक ब्रेन डैमेज। तो डिक्रीज और कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द न्यूरल टिश्यू की वजह से क्या होगा? डिक्रीज मेटाबॉलिक नीड और इस्चेमिक ब्रेन डैमेज हमें देखने को मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर डिक्रीज होता है ब्लड सप्लाई या फिर कंप्लीट स्टॉपेज होता है ब्लड सप्लाई का, तो न्यूरल टिश्यूज जो होते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था न्यूरल टिश्यूज के बारे में, तो जहाँ ब्रेन में काफी सारे टिश्यू होते हैं जैसे कि न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरोग्लियल सेल्स हो गए, तो ये सब चीजें यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिक नीड है वो डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से हमें इस्चेमिक ब्रेन डैमेज देखने को मिलेगा। तो इस्चेमिक ब्रेन डैमेज कितने टाइम में देखने को मिल सकता है? तो अगर हम देखेंगे कि अगर ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो ब्रेन को, अगर वो 3 से 5 मिनट तक भी अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, नया फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिला ब्लड के थ्रू, तो भी क्या होगा? वहां पे परमानेंट डैमेज स्टार्ट होंगे। किसके? न्यूरॉन्स के और न्यूरोग्लियल सेल्स के। किस किस के होंगे? तो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स का परमानेंट डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर ब्लड सप्लाई जो है वो 3 से 5 मिनट तक भी अगर स्टॉप हो जाता है और ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन वो पार्ट में नहीं मिल पाता, तो हमें परमानेंट ब्रेन डैमेज मिलता है, जिसमें क्या होते हैं? न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। क्या होते हैं? वो डैमेज होते हैं। तो इतना चीज हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला कि ब्लड ब्रेन में अगर जाता है तो वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को सप्लाई करता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज को सप्लाई करने की वजह से ब्रेन क्या करता है? तो ब्रेन एरोबिक मेटाबॉलिज्म कंडक्ट करता है और जिससे कि ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलता है और ब्रेन फंक्शन करता है अच्छे से। लेकिन अगर किसी कारण से ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाता ब्रेन को 3 से 5 मिनट के लिए, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे परमानेंट ब्रेन डैमेज स्टार्ट होता है, जिसमें न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल जो सेल्स होते हैं वो सबसे पहला डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद एक टर्म देखेंगे जिसे हम कहते हैं एनॉक्सिया।
क्या कहेंगे, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब होता है डिप्रीवेशन ऑफ O2, मतलब जब भी O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे एनॉक्सिया। क्या कहेंगे, एनॉक्सिया। तो रिलेटेड टू ब्रेन या फिर रिलेटेड टू हम कह सकते हैं एनॉक्सिया के 4 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला एनॉक्सिक एनॉक्सिया, दूसरा एनेमिक एनॉक्सिया, तीसरा हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया और चौथा है स्टैग्नेंट एनॉक्सिया। तो सबसे पहले एनॉक्सिक एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इंस्पायर्ड O2, मतलब किसी कारण से ऑक्सीजन ठीक से इंस्पायर नहीं हो पाता तो उसे हम कहेंगे डिक्रीज, उसे हम कहेंगे एनॉक्सिक एनॉक्सिया। उसे क्या कहेंगे हम, एनॉक्सिक एनॉक्सिया। दूसरा है एनेमिक एनॉक्सिया, तो इसमें आएगा डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो अमाउंट में कम हो जाने की वजह से ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया देखने मिलेगा, यानी कि एनॉक्सिया देखने मिलेगा, जिसे हम कहेंगे एनेमिक एनॉक्सिया। क्या कहेंगे, एनेमिक एनॉक्सिया। तीसरा है हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। तो हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया किसे कहेंगे, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट टॉक्सिक इंजरी होता है। क्या होता है, टॉक्सिक इंजरी होता है कुछ गैसेस की वजह से, जैसे कि हमें साइनाइड पॉइजनिंग में देखने मिलता है। तो कुछ गैसेस की वजह से हमें टॉक्सिक इंजरी देखने को मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। क्या कहेंगे, हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। और लास्ट है स्टैग्नेंट एनॉक्सिया। स्टैग्नेंट एनॉक्सिया क्या होता है, तो किसी कारण की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो कारण क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट एंड डिक्रीज इन पीएच, पीएच डिक्रीज होने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या देखने मिलेगा, तो ऐसे कंडीशन में हमें स्टैग्नेंट एनॉक्सिया देखने को मिलेगा। तो एनॉक्सिया सबसे पहले होता क्या है, तो ये वर्ड का मतलब होता है डिप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना। इसमें 4 टर्म्स आते हैं या फिर इसके हम 4 टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला एनॉक्सिक एनॉक्सिया, दूसरा एनेमिक एनॉक्सिया, तीसरा हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया और चौथा है स्टैग्नेंट एनॉक्सिया। एनॉक्सिक एनॉक्सिया क्या होता है, तो डिक्रीज इंस्पायर्ड O2 अगर रहेगा तो हम उसे कहेंगे एनॉक्सिक एनॉक्सिया। दूसरा है एनेमिक एनॉक्सिया, जिसमें क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम हो जाता है, जिसके वजह से एनॉक्सिया देखने मिलता है। तीसरा है हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया, किसी भी तरह के केमिकल या गैसेस की वजह से टॉक्सिक इंजरी हमें देखने मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। मोस्ट प्रोबेबली साइनाइड पॉइजनिंग में देखने मिलेगा। और चौथा है स्टैग्नेंट एनॉक्सिया, ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा पाता है कुछ एरिया में, क्योंकि वहां पे मेटाबोलाइट का एक्यूमुलेशन है और पीएच फ्लक्चुएट हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली एसिडिक पीएच अगर रहेगा तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे स्टैग्नेंट एनॉक्सिया। तो अभी तक हमने इस्केमिक ब्रेन डैमेज के बारे में देखा और एक वर्ड है एनॉक्सिया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ा। अभी हम देखेंगे इस्केमिक ब्रेन डैमेज के कौन से 2 पैटर्न है या फिर हम कह सकते हैं 2 टाइप है। तो 2 पैटर्न्स ऑफ इस्केमिक ब्रेन डैमेज। तो इस्केमिक ब्रेन डैमेज के 2 पैटर्न कौन से हैं, तो सबसे पहला ग्लोबल हाइपोक्सिया इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी और दूसरा है सेरिब्रल इंफार्क्शन। तो सबसे पहला कौन सा है, 2 पैटर्न्स ऑफ इस्केमिक ब्रेन डैमेज। सबसे पहला ग्लोबल हाइपोक्सिया इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी और दूसरा है सेरिब्रल इंफार्क्शन। ग्लोबल हाइपोक्सिया इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी का मतलब क्या होता है, तो ग्लोबल यानी कि पूरा कवर करना, पूरा ब्रेन को कवर करना। हाइपोक्सिया यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीजन। इस्केमिया मतलब डिक्रीज ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं जा पाता, उसकी वजह से क्या होगा, तो ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट होगा, इसे कहेंगे हम एन्सेफेलोपैथी। तो ग्लोबल हाइपोक्सिया इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी ये सबसे पहला टर्म है जो हम देखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि ब्रेन 20% ऑफ कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक
आउटपुट होता है उसमें से 20% पार्ट जो है 20% पार्ट जो है वो कहां पे जाता है, ब्रेन में जाता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि ब्रेन डैमेज जो हुआ है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग लेंथ ऑफ सीएनएस कैन सर्वाइव इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि जो ब्रेन डैमेज है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो सबसे पहला फैक्टर है सीवियरिटी ऑफ हाइपोक्सिक एपिसोड। हाइपोक्सिक एपिसोड कितने टाइम के लिए है वो। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो प्री एग्जिस्टिंग अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगा, रिलेटेड टू हार्ट कोई डिजीज होगा पुरानी, तो उसमें ये ज्यादा अफेक्ट करेगा, मतलब ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम जा पाएगा। तीसरा, एज ऑफ द पेशेंट। जैसा जैसा एज बढ़ेगा वैसे वैसे ब्रेन डैमेज जो है वो रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल होते जाएगा। और चौथा है बॉडी टेम्परेचर। तो ये सब रीजन या ये सब फैक्टर के ऊपर ब्रेन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हुआ है ये पता चलेगा। सबसे पहला है सीवियरिटी ऑफ हाइपोक्सिक एपिसोड। हाइपोक्सिक एपिसोड था वो कितना सीवियर था, कितने टाइम तक था। दूसरा, पुराना कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज था कि नहीं। अगर पुराना कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगा तो ज्यादा अफेक्ट करेगा ब्रेन को। तीसरा, एज ऑफ द पेशेंट। और चौथा, बॉडी टेम्परेचर कैसा है पेशेंट का। सिस्टोलिक एट्रियल प्रेशर ऑफ 50 कैन मेंटेन द ब्रेन परफ्यूजन। अगर ब्लड प्रेशर 50 भी रहेगा तो भी वो ब्रेन परफ्यूजन को मेंटेन कर सकता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 50 mm ऑफ Hg अगर रहेगा तो भी वो ब्रेन परफ्यूजन कर सकता है, यानी कि ब्रेन जो है वो जिंदा रह सकता है। अगर सिस्टोलिक एट्रियल प्रेशर जो होता है वो कम हो गया, क्या हुआ, सिस्टोलिक एट्रियल प्रेशर जो है वो कम हो गया, किस वजह से कम होगा, तो सबसे पहला कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट जो है वो काम करना बिल्कुल से बंद कर देता है। बंद करने की वजह से क्या होगा, पंपिंग रहेगा ही नहीं तो प्रेशर आएगा नहीं। दूसरा, सीवियर एपिसोड ऑफ हाइपोटेंशन। कुछ और सेकेंडरी कॉज की वजह से पेशेंट को अगर रिकरेंट या फिर लॉन्ग टाइम तक हाइपोटेंशन होता है जिसमें बीपी या हम कह सकते हैं बीपी रिकॉर्डेबल नहीं है या 50 से कम है, 30-40 लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन। और चौथा है स्टेटस एपिलेप्टिकस, यानी कि फीट आता है स्टेटस एपिलेप्टिकस उसे हम कहते हैं। तो प्रोलॉन्ग ज्यादा टाइम तक अगर कन्वर्जन्स आते हैं तो हम उसे कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो इस कारण से क्या होता है, सिस्टोलिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है। कौन कौन से कारण से, कार्डियक अरेस्ट, सीवियर एपिसोड ऑफ हाइपोटेंशन, कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन और स्टेटस एपिलेप्टिकस। इन सब की वजह से क्या होगा, तो इन सब की वजह से सेरिब्रल परफ्यूजन जो है, ब्रेन में जो सेरिब्रल परफ्यूजन जो होता है वो कम होने लगेगा। उसके वजह से इस्चेमिक ब्रेन डैमेज होने लगेंगे। ब्रेन डैमेज होने की वजह से कंफ्यूजन स्टेट, कोमा या फिर ब्रेन डेथ भी देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा, सिस्टोलिक एट्रियल ब्लड प्रेशर अगर 50 या 50 से ज्यादा होता है तो ब्रेन में परफ्यूजन अच्छी तरह से होता है। लेकिन अगर सिस्टोलिक एट्रियल ब्लड प्रेशर किसी कारण की वजह से, कार्डियक अरेस्ट, सीवियर एपिसोड ऑफ हाइपोटेंशन, कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन या फिर स्टेटस एपिलेप्टिक की वजह से डिक्रीज हो जाता है सिस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन परफ्यूजन जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। उसकी वजह से इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी देखने मिलता है और मोस्ट प्रोबेबली कंफ्यूजन स्टेट, कोमा या फिर परमानेंट ब्रेन डेथ हो जाता है। अभी ग्लोबल हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी में हमें 3 टाइप के लीजन देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलते हैं, तो 3 टाइप के लीजन्स देखने मिलते हैं ब्रेन में। सबसे पहला है सिलेक्टिव न्यूरोनल डैमेज, दूसरा है लैमिनार नेक्रोसिस और तीसरा है वाटरशेड इंफार्क्ट। तो सबसे पहला है सिलेक्टिव न्यूरोनल डैमेज,
दूसरा लेमिनार नेक्रोसिस और तीसरा वाटरशेड इन्फार्क्ट। तो ग्लोबल हाइपोक्सिया इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी में 3 रीजन देखने मिलते हैं। सबसे पहला सिलेक्टिव न्यूरोनल डैमेज। तो हमें पता है कि जब भी अगर न्यूरॉन्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उनका डेथ होने लगता है, वो डैमेज होने लगते हैं। लेकिन न्यूरॉन्स का जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल होता है। बर्थ के कुछ फ्यू आवर्स के बाद या हम कह सकते हैं फ्यू डेज के बाद न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। बॉडी में जितना न्यूरॉन्स वो टाइम पे प्रेजेंट होगा वही न्यूरॉन्स कंटिन्यू करता है पूरे लाइफ टाइम तक। तो उसमें अगर न्यूरॉन का डैमेज हो जाता है, न्यूरॉन लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो इरिवर्सिबल है, वो फिर से रीजनरेट नहीं होगा, फिर से क्योर नहीं हो पाएगा। न्यूरोनल डैमेज में न्यूरोग्लियल सेल्स में सबसे पहला डैमेज होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, उसके बाद एस्ट्रोसाइट्स, उसके बाद माइक्रोग्लियल सेल्स एंड वेस्क्यूलर एंडोथेलियम। माइक्रोग्लियल सेल और वेस्क्यूलर एंडोथेलियम एकदम लास्ट में डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं, फिर एस्ट्रोसाइट डैमेज होते हैं, फिर माइक्रोग्लियल सेल्स और वेस्क्यूलर एंडोथेलियम डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। फैक्टर्स वल्नरेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन टू हाइपोक्सिया। तो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स में हाइपोक्सिया होने के चांसेस होते हैं? सबसे पहले डिफरेंट सेरिब्रल ब्लड फ्लो, दूसरा मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरॉन और तीसरा इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लैक्टिक एसिड। तो कहीं कहीं ब्रेन में कहीं कहीं जगह पे जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से होता है, कहीं कहीं पे नहीं हो पाता, कहीं पे कोलैटरल आर्टरीज होते हैं तो वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छे से होता है, तो वहां पे डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट कितना है उसके ऊपर से पता चलता है कि वो डैमेज हो पाएगा या कि नहीं। और तीसरा इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है तो न्यूरॉन्स ज्यादातर डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। तो ये 3 फैक्टर है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। डिफरेंट सेरिब्रल ब्लड फ्लो, दूसरा मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरॉन और तीसरा है इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लैक्टिक एसिड। दूसरा है लेमिनार नेक्रोसिस। तो लेमिनार नेक्रोसिस क्या होता है? अनइवन डैमेज टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ड्यू टू द डिफरेंट सेरिब्रल वेस्कुलेचर। तो जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन में हर जगह पे अलग अलग ब्लड सप्लाई करता है, वहां पे कोलैटरल आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेन के कई पार्ट में अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ब्लड सप्लाई कम जाने लगा तो कई पार्ट ऐसा होता है कि जहां पे ब्लड सप्लाई कम जाता है, कहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा जाता है, क्योंकि कोलैटरल आर्टरीज वहां पे प्रेजेंट होते हैं। उसके वजह से जो डैमेज होता है वो अनइवन होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे लेमिनार नेक्रोसिस। तो लेमिनार नेक्रोसिस क्या होता है? तो अनइवन डैमेज टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल का जो कॉर्टेक्स होता है वहां पे अनइवन डैमेज होना। क्यों? क्योंकि वहां पे सेरिब्रल वेस्क्यूलेचर अलग अलग होते हैं, ब्लड सप्लाई जो होता है कॉर्टेक्स में वो कम ज्यादा होता है, इसकी वजह से हम उसे कहेंगे लेमिनार नेक्रोसिस। तीसरा है वाटरशेड इन्फार्क्ट। परफ्यूजन ऑफ ओवरलैपिंग जोन being farthest from the blood supply result into the area of wedge-shaped necrosis। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है, तो जो भी ब्लड सप्लाई जहां पे होता है वहां से जो दूर प्रेजेंट होता है जो एरिया, वहां पे वेज शेप नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है। वेज शेप क्या होता है? तो वेज शेप एक ऐसा लाइन होता है या ऐसा जगह होता है जो कि दो क्या कहते हैं हम सी को या दो ओशन को या दो वाटर को हम डिवाइड करने के लिए जो चीज यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वेज। तो ऐसा एक नेक्रोसिस जैसा हमें देखने मिलता है अगर ब्लड सप्लाई जहां पे है और जो टिश्यू है वो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो काफी दूर होता है, तो उसके बीच में हमें एक एरिया वेज शेप एरिया देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं वेज शेप नेक्रोसिस देखने को मिलता है, जिसे हम कहेंगे वाटर शेड इन्फार्क्ट। क्या कहेंगे? वाटर शेड इन्फार्क्ट। अभी यहां तक तो हमने देखा ग्लोबल हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी में क्या क्या होता है, तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। दूसरा सिस्टोलिक एट्रियल प्रेशर,
उसके बाद हम 3 लीजन के बारे में देखे, 3 टाइप ऑफ लीजन ऑकरिंग इन दी ब्रेन। अब हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने मिलेगा ग्लोबल हाइपोक्सिया इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी में। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमें क्या देखने मिलता है, तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में तो कितना ब्रेन डैमेज हुआ है ये डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन तक हाइपोक्सिया था, कितने ड्यूरेशन तक हाइपोक्सिया था, उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि कितना पार्ट ब्रेन का डैमेज हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में फ्यू आवर्स तक अगर कुछ रहेगा तो सर्वाइवल का चांसेस कैसा होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली पैथोलॉजिकली चेंजेस कुछ देखने को नहीं मिलता है। दूसरा 12 to 24 आवर्स के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली न्यूरोनल डैमेज हमें देखने मिलेगा, यानी कि न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लाइल सेल्स जो है वो डैमेज होना स्टार्ट होंगे। 2 to 7 डेज में अगर हम देखेंगे तो हमें वाटर शेड इंफार्क्ट देखने मिलेगा कोई भी जंक्शनल जोन में। उसके साथ साथ क्या देखने मिलेगा कि वहां के न्यूरॉन्स डाई हो जाते हैं और ग्लायोसिस फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ग्लायोसिस का फॉर्मेशन होता है। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा तो आजकल कैसा है कि ब्रेन अगर टोटली नेक्रोसिस हो जाता है या टोटल ब्रेन डैमेज हो जाता है तो भी आजकल वेंटिलेटर्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हम कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को मेंटेन कर पाते हैं पेशेंट का, और उसे हम कुछ टाइम के लिए और अलाइव रख सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में ग्लोबल हाइपोक्सिक इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी में क्या देखने मिलता है, तो सर्वाइवल फॉर फ्यू आवर्स, तो उसमें पैथोलॉजिकल चेंज ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। अगर सर्वाइवल रहेगा फॉर 12 to 24 आवर्स तक तो न्यूरोनल डैमेज धीरे धीरे स्टार्ट होने लगेंगे। 2 to 7 डेज में क्या होगा, वाटर शेड इंफार्क्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ नर्व सेल जो होंगे वो नर्व सेल का डेथ होगा और वहां पे हमें ग्लायोसिस देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन अगर रहेगा जिसमें ब्रेन अगर एकदम से डेथ हो गया है, लेकिन आजकल के वेंटिलेटर से हम कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो मेंटेन कर पाएंगे और उसकी वजह से पेशेंट को कुछ टाइम के लिए अलाइव रख सकते हैं। तो आज हमने इस्चेमिक ब्रेन डैमेज के बारे में देखा, जिसमें हमने 2 पैटर्न होते हैं इस्चेमिक ब्रेन डैमेज के। एक तो ग्लोबल हाइपोक्सिया इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी होता है, दूसरा होता है सेरिब्रल इंफार्क्शन। तो सेरिब्रल इंफार्क्शन के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे।